नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट रिजोल्यूशन सेशन में। डी ट्रिपल एस बी के अंदर एनटीटी के एग्जाम्स काफ़ी पहले हुए थे, अब फाइनली उनका रिजल्ट्स आ गया है। सबसे पहले सभी चयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब ऐसे में आपने एक लेवल को पार कर लिया है। अब जो नेक्स्ट फेज आपके पास है वो है ई डोजियर का। आमतौर पर जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जो जो डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई करते रहते हैं, उनको लगभग सारी चीज़ें पता है। लेकिन अगर आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया है या काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम दिया है, तो आज की मेरी बात आप लोगों को सुन लेना थोड़ा ठीक ठाक है, यानी कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आई हैं जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों के ऊपर क्लैरिटी होना ज़रूरी। तो सबसे पहला, हम एक तो दो डाउट्स हैं हम कवर करेंगे कि प्रेफरेंस डीओई, एमसीडी या एनडीएमसी, इसमें से हम क्या सेलेक्ट करें। दूसरा एक एनसीटीई का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी आपका ये जो प्रोसेस है उसको समझ लो। अभी क्या है, अभी आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई है, फर्स्ट कट ऑफ। और फर्स्ट कट ऑफ का मतलब है कि जितनी भी वैकेंसी है, जैसे कि मान के चलिए 400 वैकेंसी है, तो 400 से 3 गुना या 2.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे कि वैकेंसी, रियल वैकेंसी 400 है, लेकिन ई डोजियर के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कह सकते हैं, इसके लिए 800, 1200 या 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जितने लोगों को अभी ई डोजियर का मैसेज आया है, यानी कि जब आप अपना और हाँ, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो DSSBonline.nic.in इस पे जाकर के रिजल्ट चेक करें। व्यू रिजल्ट के सेक्शन में आपको आपका रिजल्ट दिखाई देगा। इस रिजल्ट में अगर लिखा हुआ आ रहा है यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर ई डोजियर, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि अब आपकी नौकरी लग गई। ये आप इन लोगों में से, वैकेंसी 400 है लेकिन अभी आप इन लोगों में से, ठीक है, आपका काम है डॉक्यूमेंट को सबमिट करना। क्योंकि अभी तक तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए नहीं थे। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के दौरान सब कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। अभी तक हमने कोई कागज़ सबमिट नहीं किया है। लेकिन अब ये देखें तो सही कि जितने कैंडिडेट, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, वो सच में एलिजिबल है या नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर 800, आप बोलेंगे इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज होती है, या फिर वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, लेकिन जब तक सिलेक्शन तक का टाइम आता है तब तक वो कहीं और लग चुके होते हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो फिल हो जाएं, इसलिए ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। इसका मतलब जो कट ऑफ है, उदाहरण के लिए 119 के आसपास कट ऑफ यूआर की है, तो अगर आपके 120 नंबर हैं, अगर आपने 120 स्कोर किया है, तो क्या आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है? तो मैं कहूँगा 120 वाला यूआर के अंदर जिसके 120 हैं उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर मान के चलो। तो अब किसके चांसेस ज़्यादा हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 119 से कम 5 से 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, बाकी किस्मत की बात है। लेकिन 5 से 6 नंबर ज़्यादा होंगे तो हम कह सकते हैं कि फिर भी रेस में है, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, इसका कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारा काम तो ये है, अब ऐसा थोड़ी कि मैं, अगर मेरे 120 नंबर है तो मैं ई डोजियर भरूंगा ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा काम है भरना, मैं उस काम को ज़रूर करूँगा। तो ऐसे में जब आप ई डोजियर भरते हैं तो सबसे पहला कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर आएगा कि भाई मैं डीओई चुनूं, एमसीडी चुनूं या एनडीएमसी चुनूं। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तक जो दिल्ली में है उनको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं पता, दिल्ली के बाहर के लोगों की तो बात ही अलग है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो अपनी दिल्ली का एरिया है, ये जो मेनली 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। दिल्ली में एक सेंट्रल एरिया, जैसे कि इंडिया गेट वाला जो इलाका ना, जो मिनिस्ट्रियल एरिया है, उस एरिया को कहते हैं एनडीएमसी। इस एनडीएमसी को का मतलब होता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या होता है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक होती है एमसीडी। एमसीडी के अंदर ये पूरी दिल्ली कवर्ड है, ये पूरी की पूरी दिल्ली, इस वाले बीच वाले एरिया को छोड़ करके ये पूरी की पूरी दिल्ली एमसीडी में कवर्ड है। एमसीडी का मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली।
दूसरी तरफ डीओई की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो डीओई में भी कवर्ड है। यानी कि डीओई का मतलब है ऑल दिल्ली, ऑल दिल्ली, यानी कि दिल्ली के दिल्ली का पूरा बॉर्डर डीओई में शामिल है। ठीक है, अगर एमसीडी की बात करूं तो एमसीडी में भी ऑल दिल्ली है, यानी कि दिल्ली के पूरे बॉर्डर्स के अंदर जितने भी एमसीडी के स्कूल है, यानी कि पूरे दिल्ली में कहीं पर भी आपकी नौकरी लग सकती है। ठीक है, लेकिन एनडीएमसी का मतलब क्या है? एनडीएमसी का मतलब है स्पेसिफिक स्मॉल एरिया, यानी कि एक बहुत छोटा सा एरिया जो न्यू दिल्ली का एरिया है, मिनिस्ट्रियल एरिया है, वो वाला एरिया है। तो अब ऐसे में प्रेफरेंस किसको दी जाए? आमतौर पर कोई भी एक दिल्ली का जो नागरिक होता है वो चाहता है कि भाई उसको पूरी नेविगेशन मिले, क्योंकि आमतौर पर ये वाला जो एरिया होता है ये रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं, जो लोगों के घर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। जिसका घर तो भाई इसके एकदम आसपास है या एकदम नज़दीक है, वो तो भाई इसको भर सकता है, इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकता है। क्योंकि आपका जो ट्रांसफ़र होगा, मान लो कभी भी ट्रांसफ़र होता है तो इस दिल्ली के भी लिमिटेड एरिया के अंदर ही होगा। तो अगर आपका घर ही वहीं पर है और आपको लगता है कि अभी बहुत लंबे समय तक, कम से कम अपनी सर्विस तक आप अपनी जगह छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं होने वाले हैं, तो एनडीएमसी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली में, जैसे कि आप रोहिणी में रहते हैं या फिर मान के चलिए नजफगढ़ में रहते हैं या ईस्ट दिल्ली में रहते हैं या साउथ दिल्ली में रहते हैं, यानी कि आप सेंट्रल एरिया से थोड़ा दूर रहते हैं और दिल्ली के अंदर मूवमेंट तो होती है भाई, एक लड़की अभी शादी से पहले यहाँ, शादी के बाद कहीं और चली जाएगी, तो सबको चाहिए कि भाई अब मेरा ट्रांसफ़र जो है मेरे घर के पास, यानी कि नया जो घर है वहाँ पर हो जाए। लड़का भी एक जगह रहता है, फिर कभी किराए पे कहीं और चला जाता है या फिर कहीं और घर लेकर के शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे में मूवमेंट रहती है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मूवमेंट है, तो ऐसे केसेस में एनडीएमसी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? फर्स्ट प्रेफरेंस या तो डीओई या एमसीडी होगी, क्योंकि यही दोनों, इसके अंतर्गत जितने भी स्कूल्स आते हैं वो पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप पूरे सर्विस में रहेंगे तो दिल्ली में ही, लेकिन आपके पास ये पूरे चांसेस होंगे कि जिस जगह पर आप रहते हैं उसके आसपास के किसी भी स्कूल में किसी ना किसी दिन आपका ट्रांसफर हो सकता है और आप वहाँ, आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हो सकती है। क्लियर हो गई बात? एनडीएमसी का क्लियर हो गया कि अगर मान लो आप नजफगढ़ रहते हो तो पूरी जिंदगी आपको नजफगढ़ से अब एनडीएमसी का ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आमतौर पर जिनका घर एनडीएमसी के बिल्कुल एकदम बाउंड्री वाले एरिया या उसके अंदर नहीं है, तो उसको एनडीएमसी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं डीओई और एमसीडी में, इसमें किसको फर्स्ट चुने, किसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। चॉइस आपकी होगी। ठीक है, खैर फायदे में एनडीएमसी के भी बताऊंगा। सबसे पहले हम डीओई के फीचर्स पर आते हैं। डीओई का फीचर क्या है? डीओई का फीचर ये है कि पहली बात ये, स्कूल आपके नर्सरी से लेकर के 12वीं तक होंगे, यानी कि जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी वो स्कूल नर्सरी से लेकर के कम से कम 10वीं तक तो होगा ही होगा या 12वीं तक होगा, यानी कि सर्वोदय स्कूल्स में आपकी पोस्टिंग, सर्वोदय विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। तो आमतौर पर ये स्कूल एक स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं। स्टैंडर्ड स्कूल का मतलब आपको अच्छा माहौल मिलेगा। ठीक है, टीचर्स भी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक मिलेंगे, बड़ा स्कूल है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, सबसे पहला यानी कि गुड इन्वायरमेंट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? एकदम टाइम से सैलरी मिलेगी, एकदम टाइमली सैलरी। ठीक है, यानी कि अगर 30 तारीख का महीना है तो 29 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख नहीं होगी, 30 तारीख यानी कि जो लास्ट डेट है उस दिन आपको, महीने के अंत वाले दिन सैलरी एकदम आपके अकाउंट में बढ़िया तरीके से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको इसके अंदर फायदा है मेडिकल फैसिलिटी का। ठीक है, ये DGEHS ये फैसिलिटी मिलती है। तो इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, इसके अंदर आप एनरोल हो जाते हैं, आपका मंथली कुछ कटता है। तो ऐसे में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ मेडिकल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो ऐसे में डीओई आपकी एक फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है। खैर यहाँ पर क्या है कि भाई आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा सकते हैं। आलमोस्ट सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसमें कवर्ड होते हैं। आलमोस्ट, कुछ इक्का दुक्का छूट गया तो बड़े तो लगभग सारे कवर्ड होते हैं, और उनके अंदर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो आप ट्रीटमेंट कराते हैं। एक लोअर रेट फिक्स होता है, वो आप पे करते हैं और फिर बाद में आप फॉर्म भर के वो सारे के सारे पैसे रीइंबर्स करा लेते हैं। तो ये कुछ मेजर फायदे हैं इसके अंदर।
अब हम आते हैं एमसीडी में। एमसीडी के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला टाइम। देखो, अगर आप डीओई में आपकी नौकरी लग जाती है, अगर वो एक जनरल शिफ्ट का स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, तो आपको 8 से लेकर के 2:30 बजे तक स्कूल में रहना पड़ेगा। मतलब लगभग 6.5 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। जनरल शिफ्ट का मतलब है ऐसा स्कूल जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम का स्कूल लगता है, एक ही टाइम का स्कूल लगता है, वो जनरल शिफ्ट है। अगर आपका मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट वाला स्कूल है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका स्कूल जैसे कि 8 बजे से लग रहा है, तो आपको 1:30 बजे तक, शायद, हाँ 1:30 या 1:40 तक, या 2 बजे तक शायद, हाँ 2 PM, 8 से 2 बजे तक कुछ ऐसा टाइमिंग है, यानी कि आधा घंटा कम, यानी कि इसके मुकाबले आधा घंटा कम आपका रहता है, आधा या 1 घंटा कम कुछ ऐसा रहता है। तो अगर आपका शिफ्ट वाले में लग जाता है, तो आपका आधा पौना घंटा का वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन एमसीडी के जो स्कूल होते हैं ना साथियों, ये नर्सरी से लेकर के 5वीं तक ही होते हैं। ठीक है, नर्सरी से लेकर 5वीं, इसमें कोई 6ठी 7वीं 8वीं नहीं होती, 5वीं तक ही होता है स्कूल, छोटा स्कूल होता है। ठीक है, तो एमसीडी के स्कूल्स की जो टाइमिंग होती है, जैसे कि 8 बजे चालू हुआ तो शायद 1:30 बजे तक मैक्सिमम ये लोग रहते हैं शायद। ठीक है, 1:30 बजे तक की इनकी टाइमिंग होती है, और फिक्स टाइमिंग 8 से 1:30 बजे, इनको ज़्यादा रुकना ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई स्कूल, क्योंकि इसी ऐसे स्कूल्स में भी, जो डीओई के स्कूल्स हैं, इसमें भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी 1 बजे हो जाती है, यानी कि आपके बच्चों की छुट्टी 1 बजे हो जाएगी, लेकिन आपको रुकना यहाँ तक पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्कूल उतने तक लगता है। लेकिन यहाँ पर 5वीं तक ही, और बच्चों की छुट्टी उसी हिसाब से हो जाती है, तो उसके बाद शायद आधा घंटा और एक्स्ट्रा रुक करके फिर आपकी छुट्टी हो जाती है। पहला ये है, पहला एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि डीओई के मुकाबले यहाँ पर लोड थोड़ा कम है, लोड थोड़ा कम है, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसी के हिसाब से वर्कलोड कम हो जाता है। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा चार्जेस होते हैं, कम चीज़ें होंगी तो कम चार्जेस होंगे। ठीक है, अब ये तो अच्छी बातें हो गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातों की बात करूँ, तो जैसे कि यहाँ पर सैलरी एकदम टाइम से आती है, तो यहाँ पर सैलरी का बड़ा इशू होता है। सैलरी आती तो है, लेकिन एकदम टाइम से 30 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीने की है। ऐसा नहीं है कि आपने काम कर लिया, आपने महीने में कोई छुट्टी नहीं करी, या जो भी आपने लीव ली, तो पूरे के पूरे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तो सही, लेकिन एकदम टाइम से आ जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो आपके घर में अगर कोई दूसरा कमाने वाला है जिसकी टाइमली सैलरी आती है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं नौकरी में, सर्विस में आने के बाद लोन लेते हैं, तो ऐसे में जो एमसीडी के कर्मचारी होते हैं उनको लोन में आमतौर पर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो टाइमली उनके पास पैसा आता नहीं, तो ईएमआई कटने में काफ़ी समस्या हो जाती है। एक तो ये है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमोशंस पे। तो जो प्रमोशन रूल्स हैं, उसमें भी एमसीडी से बाद में लोग प्रमोट होकर टीजीटी बनते हैं, ये लोग भी प्रमोट होकर टीजीटी बनते हैं। एमसीडी वाले कैंडिडेट का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है इसके मुकाबले प्रमोशंस में। डीओई के असिस्टेंट टीचर के मुकाबले प्रमोशन का रेशियो इनका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इनके स्कूल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है, टीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला है आपकी नौकरी लगना। तो यहाँ पर अगर आपकी मेडिकल फैसिलिटी या सैलरी एकदम टाइम से आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेंशन फ्री, और या फिर आपको लगता है कि सैलरी ठीक है, आ जाएगी, कोई बात नहीं, घर में कोई दूसरा है और लोन वोन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एमसीडी भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक स्टेट ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये एकदम दिल्ली सरकार का उपक्रम नहीं है, एक ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट की। तो इसलिए इसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी होती है ना, मेडिकल फैसिलिटी भी इसके जितनी स्मूथ नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है तो सही, लेकिन डीओई के मुकाबले उतनी स्मूथ नहीं है। तो अब ऐसे में अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था एनडीएमसी के फायदे बताऊंगा, तो एनडीएमसी के अंदर भी सैलरी एकदम ठीक है, एकदम डीओई के जैसा है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, उसकी एक खास बात बताता हूँ। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर कैशलेस है। कैशलेस का मतलब क्या होता है? कैशलेस का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई समस्या होती है आपके घर में, जो भी लिस्टेड है, उनको आप हॉस्पिटल ले जाओ, आपको 1 रुपये भी नहीं देना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। डीजीएचएस में क्या है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है, और वो अमाउंट भी आप बाद में रीइंबर्स करा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ऐसा है कि भाई सैलरी से मैं पैसे बचा करके या जो भी है मैं किसी तरीके से इलाज करा सकता हूँ, अगर बहुत जैसे घर में किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ अगर नहीं है, ठीक, और मतलब शांति से ज़िंदगी चल रही है, तो आप डीजीएचएस ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब बहुत बड़ी समस्या है और बहुत मतलब लाखों का खर्चा हर महीने हो सकता है, तो ऐसे में आप एनडीएमसी भी चुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैशलेस होगा और आपको 1 पैसा भी नहीं देना, पूरा का पूरा इलाज फ्री में हो जाएगा।
तो ये कुछ बेसिक अंतर है, लेकिन एनडीएमसी एकदम छोटा एरिया है, अगर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका एकदम एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और यदि आपका घर दूर है तो कभी भी आपके घर के पास कभी भी आपका स्कूल नहीं हो सकता। ये तीनों में डिफरेंस है, फायदे नुकसान है, इसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ले सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन आया कि भाई इसके ना किसी के नंबर ज़्यादा होंगे उसको वो मिलेगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, आमतौर पर जो माइंडसेट है उस माइंडसेट के अंदर ज़्यादातर लोग एमसीडी को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग एमसीडी को ऑप्ट करते हैं, फिर उसके बाद डीओई को ऑप्ट करेंगे, यानी कि प्रेफरेंस में अगर देखा जाए तो एमसीडी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, डीओई दूसरी प्रेफरेंस होती है, और एनडीएमसी तीसरी प्रेफरेंस होती है। ठीक है, इन दोनों की मेन लड़ाई है, एमसीडी और डीओई की मेन लड़ाई है। ठीक है, ऐसे लोग प्रेफरेंस भरते हैं। ठीक है, लेकिन फायदे के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बहुत लोग डीओई को भी फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, लेकिन मैंने ये जनरल बताया, किसी के लिए एनडीएमसी भी फर्स्ट होगा, किसी के लिए डीओई भी फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी वही मुझे पहले नंबर पे चाहिए, या फिर जो मुझे जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वो मुझे पहले नंबर पे बना। नहीं, आपको अपने हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल आपको डिपार्टमेंट लगता है आप उसको नंबर 1 पे रखिए। अगर आपके नंबर के हिसाब से जो आपने स्कोर किया उसके हिसाब से अगर उसकी अलॉटमेंट होनी होगी तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती से उसको नंबर 2 लिख दिया और आपके नंबर के हिसाब से ज़्यादा नंबर हैं, तो जो आपने पहले नंबर पर सिलेक्ट किया वही अगर आपको मिल गया तो आप अपनी फेवरेबल चीज़ से हाथ धो बैठेंगे। जो आपका प्रेफरेंस है वो नंबर ऑफ वैकेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रेफरेंस आप भरिए, अगर आपके नंबर वाले स्लॉट में वो चीज़ आ जाती है तो आपको सबसे पहले वही मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री होके जो आपको अच्छा लगे वही जो आपके लिए सूटेबल हो उसी को आप प्रेफरेंस 1 सेलेक्ट करेंगे। अब आता है दूसरा एनसीटी का सर्टिफिकेट। ये क्या है जी? तो जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उस डिप्लोमा को रिकॉग्नाइज कौन करती है? एनसीटी करती है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इंडिया, ये द्वारका सेक्टर 10 में इनका ऑफिस है। तो भैया यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको एक एनसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई जिस भी जगह से आपने अपना ये एंटिटी का जो कोर्स किया है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपने कोर्स किया है तो वो कोर्स उस टाइम वैलिड था या नहीं था, उसके लिए एनसीटी आपको एक सर्टिफिकेट बना के देती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आपको सर्च करना है NCTE OPTMRS, कुछ ऐसे ही है, मैं दिखाता हूँ एक बार। आपको सर्च करना है NCTE, तो ये देखो OTPRMS, इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट बना करके आपने क्या करना है, यहाँ से आपको एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप इनको फ़ोन करो या फिर द्वारका सेक्टर 10 जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट निकलवाइए और उसको लगाइए। इन केस अगर आपको लगता है कि नियत समय से पहले आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है या फिर नहीं मिला आपको, तो कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पर आपने जो अप्लाई किया है उसका फॉर्मेट लगा देना, ठीक है, और उस फॉर्मेट को अप्लाई करके नीचे एक अंडरटेकिंग लिख करके लगा देना PDF बना करके कि जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस समय उसको सबमिट कर देंगे। उसका कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। जब आप डोजियर भरते हैं तो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और अगर उसमें भी अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके अंदर आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे दो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं जमा करा दूंगा या दूंगी। तो इसके बाद आपका फाइनल यानी कि जो फाइनल डोजियर की लिस्ट आती है, जो यानी कि इसके ऊपर यानी कि फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो नाम आता है उसमें आपका नाम आ जाता है, रिजेक्शन में आपका नाम नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट को यानी कि DOE या MCD जिसमें भी आपका अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आ जाती है तो वहाँ पे आपका डोजियर भेज दिया जाता है और वहाँ पर जाकर के फिर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इतनी ही बात है। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है या और किसी बात में कन्फ्यूजन है तो आप अपने कन्फ्यूजन को कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपको सारी बात अच्छे समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर देना कि किसी को कोई कन्फ्यूजन इस चीज़ में होनी नहीं चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।